मेरा नाम अनुषा है। मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जो लोग अमीर थे, मॉडर्न ख्यालात के थे, आज की जनरेशन के हिसाब से चलने वाले थे, मगर ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जो अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझ सकते। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं या फिर कुछ ऐसा करूं जिससे उनका नाम और रेपुटेशन ऊंची हो जाए, लेकिन मेरी खुशी जिसमें थी, मेरे पेरेंट्स उसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि मैं उनके इशारों पर चलूं, वो जैसा कहे मैं वैसा करूं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। आज के ज़माने में होते हुए भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही इतनी पुरानी सोच क्यों रखते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी कामयाब बने, मगर उनकी मर्जी के मुताबिक। अपनी मर्जी से तो वो खुलकर सांस भी न ले। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों पर अपनी मर्जी थोप देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि हमारा बच्चा इस चीज़ में इंटरेस्टेड भी है या नहीं। वो तो कुछ और चाहता है, लेकिन हम अपनी मर्जी के मुताबिक ज़बरदस्ती उससे अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए जब उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरा सपना था कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र बनूं, क्योंकि मुझे मैक्रो फोटोग्राफी और नेचर फोटोग्राफी का बहुत शौक था। मैं अपनी फैमिली के साथ बचपन में कहीं भी घूमने के लिए जाती थी तो अपने दादाजी का दिया हुआ वो कैमरा ज़रूर लेकर जाती थी जो उन्होंने मेरी 10वीं बर्थडे पर मुझे गिफ्ट किया था। वो कैमरा मेरे दादाजी जर्मन से लेकर आए थे। बस उसके आने के बाद से ही मुझे फोटोग्राफी का शौक हो गया था। मेरी फैमिली को शुरू से ही हिल स्टेशन जाने का बहुत शौक था, इसलिए मैं अपना कैमरा साथ ले जाती और वहां जाकर नेचर की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करती थी। पहाड़ों की खूबसूरती मैं अपने कैमरे में उतार लिया करती थी। अपनी फैमिली का फ़ोटो शूट भी मैं खुद ही किया करती थी। मैं चाहती थी कि इंटर कंप्लीट करने के बाद मैं डिजिटल फोटोग्राफी का कोर्स कंप्लीट करूं, लेकिन मैंने जब अपनी फैमिली को अपनी चॉइस के बारे में बताया तो सभी लोगों ने इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक फोटोग्राफर कोई मायने नहीं रखता था। मेरी फैमिली में हम 5 लोग थे। मेरे दादाजी की डेथ तब हुई थी जब मैं 12 साल की थी। मुझे मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार मेरे दादाजी करते थे। उनके जाने के बाद तो जैसे मुझे अपने घर का माहौल ही बदला हुआ सा लगता था। कहते हैं ना कि जब बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो घर का माहौल सुखद और शांति में होता है, लेकिन जब घर के बुजुर्ग का साया घर से उठ जाता है तो जिसका जो मन चाहे वो ऐसा करने लगता है। मेरे परिवार में सबको अपनी मर्जी के मुताबिक जीने की परमिशन थी, सिवाय मुझे छोड़कर, क्योंकि मैंने एक ऐसा सपना देखा था जो शायद मेरे परिवार वालों की नज़र में कोई मायने नहीं रखता था। मेरा सपना पूरा होने से उन लोगों का नाम ऊंचा नहीं होता। मेरे दादाजी, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने मेरे पापा को बिजनेसमैन और मेरे चाचा को लॉयर बनाया था। मेरे बड़े भैया एक काबिल डॉक्टर बन गए थे, जिनका शहर में बहुत नाम था। उनका खुद का अपना अस्पताल था। मेरे छोटे भैया का शहर में अपना ही बड़ा सा होटल था, वो उस होटल के मालिक थे। मेरी दीदी, जो हम सारे बहन भाई में सबसे बड़ी थी और अब तो उनकी शादी भी हो गई है, वो शहर के सबसे बड़े स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और जिनसे उनकी शादी हुई है वो शहर के आईपीएस ऑफिसर हैं। हमारी फैमिली में सभी लोग किसी न किसी काबिल थे। मेरी फैमिली का अपना ही एक स्टैंडर्ड था। बड़े सारे भाई बहन इतने काबिल थे, इसीलिए मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं शहर की सबसे बड़ी इंजीनियर बनूं, जो अपना और अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करे, जिससे ये साबित हो कि हमारे परिवार के सभी लोग किसी न किसी काबिल हैं। फोटोग्राफी में भी अच्छा करियर था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को लगता था कि फोटोग्राफी में कोई करियर नहीं है। मेरे पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि मैं एक लड़की हूँ, करियर बनाकर मुझे क्या करना था। मुझे तो वो लोग वैसे भी एक न एक दिन शादी करवा देते और फिर मैं अपनी ससुराल जाती, लेकिन क्या वो लोग शादी से पहले मेरा फोटोग्राफर बनने का सपना पूरा नहीं कर सकते थे? फिलहाल फैमिली ने मुझ पर बहुत प्रेशर डाला हुआ था कि मैं अपने सपने को देखना छोड़ दूं, जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता। जो मेरे पेरेंट्स कहते हैं मुझे वही करना होगा। मेरा एडमिशन शहर के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया गया था। ये एक ऐसा कॉलेज था जहां पर आसानी से एडमिशन भी नहीं होता था, लेकिन मेरे पापा की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी और ढेर सारा पैसा था। यही वजह थी कि उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। वो हर काम चुटकियों में कर सकते थे। शहर के टॉप बिजनेसमैन में मेरे डैड का नाम सबसे पहले आता था। मैं कॉलेज से आती तो आते ही अपने कमरे में चली जाती थी, क्योंकि घर में मुझसे ज़्यादा कोई बात नहीं करता था। सबको शुरू से ही यही लगता था कि मैं पढ़ाई में ठीक नहीं हूँ। पढ़ाई करने का तो मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं था। मेरे हाथ में ज़्यादातर मेरा कैमरा ही रहता था। कई बार तो मेरे पापा ने गुस्से में मेरा कैमरा मेरे हाथ से छीनकर अपने लॉकर में रख दिया था। ये उस समय की बात है जब मैं छोटी थी।
स्कूल में टीचर्स भी मेरे पापा से शिकायत करती थी कि आपकी बेटी का पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। शिकायत मिलने पर मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा था, लेकिन जब एग्ज़ाम होने के बाद मेरा रिजल्ट आया और उसमें मेरी परसेंटेज कम आई तो पापा ने मुझे बहुत डांटा था और मेरे हाथ से कैमरा छीनकर अपने लॉकर में बंद कर दिया था। कहा था कि ये कैमरा तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम पढ़ाई में ठीक नहीं हो जाओगी, क्योंकि यही कैमरा है जिसने तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हटा लिया है। मगर वो लोग नहीं जानते थे कि ये कोई मामूली कैमरा नहीं, बल्कि मेरे दादाजी का दिखाया हुआ वो सपना था जिसे मैं पूरा करना चाहती थी। फिलहाल बचपन से लेकर अब तक मेरे पेरेंट्स का बिहेवियर मेरे साथ ऐसा ही रहा था। मेरे दोनों भाई भी अपनी बहन को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। दीदी तो हमारे घर ज्यादा आती ही नहीं थी। मैं इस घर में सबसे छोटी थी, लेकिन किसी की भी लाडली नहीं थी। सब अपनी अपनी मर्जी से मुझे चलाया करते थे। कोई मुझे इंजीनियरिंग की टिप्स दिया करता तो कोई ये समझाया करता था कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मगर मैं किस किस की बातें सुनती। माँ जिसे अपने हर बच्चे से लगाव होता है, बच्चा छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, काबिल हो या नाकाबिल हो, मगर माँ के लिए तो उसकी औलाद ही होता है। माँ तो बराबर से अपने सारे बच्चों को प्यार करती है। मेरी मम्मी की आंखों पर तो शोहरत की पट्टी बंधी हुई थी, जिन्हें सिर्फ शोहरत और अपने पति का नाम और अपना स्टैंडर्ड नजर आता था। मेरे अलावा उन्हें अपने वो बच्चे नजर आते थे जिन्होंने अब तक उनका नाम रोशन कर दिया था। अगर कोई नजर नहीं आता था तो वो मैं थी। उनका मानना था कि बचपन से लेकर अब तक मैंने उनका नाम डुबोया है। ना तो मैंने अपने स्कूल के किसी भी क्लास में डिवीज़न लाकर दिखाई है और ना ही कभी उन लोगों की बात को माना है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं उनके प्यार के लिए कितना तरस रही थी। मेरे पेरेंट्स का प्यार तो मेरे उन भाई बहन को मिलता था जो काबिल बन चुके थे। मेरे लिए तो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उनका कहना नहीं मान रही थी, उनके मुताबिक चल रही थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। कॉलेज में आने के बाद भी मुझे मेरे पेरेंट्स बार बार यही कहते थे कि तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, तुम्हें कॉलेज में टॉप करना है, मगर ऐसा नहीं होता था। प्रोफेसर जब पढ़ा रहे होते थे तो मेरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता था, क्योंकि मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे दिल से ही नहीं था कि मैं इंजीनियर बनूं। कॉलेज में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं अपना सुख दुख बांट लिया करती थी। 2 लड़के और 3 लड़कियां और एक मैं। हम 6 लोगों का ग्रुप था। हम ज्यादातर एक साथ ही रहा करते थे। मेरे और मेरी फैमिली के बारे में मेरे सारे ही फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनको मेरे बारे में हर बात पता थी। वो लोग भी मुझे यही समझाया करते थे कि तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक कहते हैं, फोटोग्राफी में कोई करियर नहीं है। फोटोग्राफर सिर्फ कैमरा लेकर इधर उधर फोटो क्लिक करने की चीजें ढूंढता रहता है, मगर बिजनेसमैन, लॉयर, डॉक्टर, ऑफिसर बनने में तुम सच में अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकती हो। कभी कभी तो मैं उनकी ऐसी एडवाइस से चिढ़ जाती थी और उन लोगों को खामोश होने को कहती थी। वो लोग कहते थे कि हम तो तुम्हारी फैमिली की वजह से ही ऐसा कहते हैं, वरना हम लोग भी तुम्हारी भलाई चाहते हैं और सोचते हैं कि तुम्हारा सपना पूरा हो जाए, क्योंकि पहले ही तुम्हारे पेरेंट्स का बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहता और अगर तुमने उनका कहना नहीं माना तो वो लोग जल्दी ही तुम्हारी शादी कर देंगे। एक तरह से मेरे फ्रेंड्स मेरी फिक्र ही करते थे। एक मेरे दोस्त ही थे जिनको मैं अपना मानती थी, बाकी तो मेरा इस दुनिया में मेरे दादाजी के अलावा कोई भी अपना नहीं था। और अब तो दादाजी भी इस दुनिया में नहीं थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंजीनियरिंग का कोर्स 11th क्लास से ही करवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इंजीनियरिंग का कोर्स 6 साल का होता है, जिसमें 2 साल 11th और 12th के लगाए जाते हैं और उसके बाद 4 साल का कोर्स कॉलेज में कंप्लीट किया जाता है। और मेरा अभी इंजीनियरिंग का कोर्स ही चल रहा था। इसमें अभी मेरा इंटर कंप्लीट होने के बाद तीसरा साल था। पिछले 2 सालों में तो मैं कुछ नहीं कर सकी थी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि इस तीसरे साल में मेरे अच्छे मार्क्स आए, जो कम्प्लीटली 6 साल के कोर्स में लगेंगे, तभी तो मैं अपने इस पूरे कॉलेज में टॉप करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कॉलेज आने के बाद भी मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही थी। मेरे फ्रेंड्स को मेरी बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि हर साल हमारे 2 बार एग्जाम्स होते थे और इन एग्जाम्स को पास करने के लिए हमारे अच्छे मार्क्स आना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार हमारे एग्जाम हो चुके थे जिसमें मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे। मेरी मम्मी ने मुझे इस बात पर बहुत ही डांटा था। कहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो शहर के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो। तुम्हारे कॉलेज में तो आसानी से एडमिशन भी नहीं मिलता। तुम्हारे पापा की वजह है जो आज तुम उस कॉलेज में हो, मगर तुम्हें तो इतनी भी समझ नहीं है कि तुम्हें इस कॉलेज से इंजीनियर बनकर निकलना है। मुझे तो लगता है कि तुम इंजीनियर कभी बन ही नहीं सकोगी
और तुम्हारे पापा का सपना अधूरा रह जाएगा। उसके बाद पापा ने भी मुझे कुछ इसी तरह की डांट लगाई थी। सब लोगों की बातें सुनने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी। अब मुझे फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करनी थी। ये मेरे तीसरे साल के फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा था कि इस बार तुम्हारे मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए तो हम तुम्हारा कॉलेज में पढ़ना बंद करवा देंगे और जल्दी ही तुम्हारी शादी कर देंगे। पढ़ना तो मैं वैसे भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से जानती थी। वो लोग मुझसे मेरी आज़ादी छीन लेते, इसलिए मुझे दिखावा करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना भी ज़रूरी था। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करती थी, मैं काफ़ी कोशिश करती थी, मगर ना जाने क्यों इंजीनियरिंग मेरे दिमाग में बैठती ही नहीं थी। एग्ज़ाम्स आने वाले थे और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि अब ना जाने मेरे साथ क्या होगा। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया कि हमारे जो प्रोफेसर हैं तुम उनसे बात करो, एग्ज़ाम्स होने के बाद अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो वो तुम्हारे मार्क्स बढ़ा दें। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, अगर हर कोई अपने मार्क्स बढ़वाने लगे तो सभी यहाँ से बिना मेहनत किए इंजीनियर बनकर निकलेंगे। मेरी फ्रेंड कहने लगी कि एक बार तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मैं घर आ गई थी, मगर मैंने अपनी फ्रेंड को कोई रिएक्शन नहीं दिया था। मैं सोच रही थी कि इस बार भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे और पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसलिए मैं बिस्तर पर लेटी हुई यही सोच रही थी कि मुझे प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो मेरी हेल्प करे, क्योंकि कई बार मेरे प्रोफेसर मेरे पेरेंट्स को शिकायत कर चुके थे। इस बार मैंने सोचा था कि काश वो मेरे मार्क्स कम आने के बाद इस बार मेरे पेरेंट्स से मेरी शिकायत ना करें। पूरा कॉलेज जानता था कि मैं किसकी बेटी हूँ। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो मुझे प्रोफेसर शुक्ला ने अपने केबिन में बुलाया था। मुझे लगा था कि इस बार भी वो मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने की सीख देंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार मेरे पेरेंट्स को बुलाकर मेरी शिकायत कर चुके थे और उससे पहले मुझे अपने केबिन में बुलाकर समझा चुके थे। इस बार उन्होंने मुझे अपने केबिन में मिलने के लिए बुलाया। मैंने तो सोचा था कि मैं उनसे बात कहूँगी कि वो मेरी एग्ज़ाम्स में मदद करें, अगर मेरे मार्क्स कम आए तो वो मेरे मार्क्स बढ़ा दें, मगर उन्होंने तो मुझे खुद ही बुला लिया था। मैं जब उनके केबिन में गई तो मैंने देखा कि उन्होंने मुझे बड़ी गौर गौर से देखा था। मैं उनसे नज़रें चुराने लगी। उन्होंने मुझे अपने सामने बैठने के लिए कहा। कहने लगी, अनुषा, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही होगी। उनकी ऐसी बात पर अचानक मैंने उन्हें चौंक कर देखा था। वो मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम पर बहुत सख्ती की जाती है, मगर तुम्हें इंजीनियर बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हारे पूरे बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम इंजीनियर बनना नहीं चाहती और तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा है कि इस बार मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की डांट से भी बचा लूँगा। मैंने कहा, सर, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प ऐसे नहीं करूँगा, तुम्हें मुझसे ट्यूशन लेना पड़ेगा। मैंने कहा, सर, क्या ट्यूशन लेना ज़रूरी है? उन्होंने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हारी मदद इतनी आसानी से तो नहीं कर सकता ना। जब तक तुम पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तब तक तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, क्योंकि अगर मैं जानबूझकर तुम्हें एग्जाम्स में पास कर देता हूँ तो इस तरह उन बच्चों का क्या होगा जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी फैमिली ने तुम पर बहुत प्रेशर डाला हुआ है। तुम अगर इंजीनियर नहीं बनना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना कोर्स कंप्लीट करके कॉलेज की टॉपर बनकर अपने पेरेंट्स को इतना तो साबित कर सकती हो कि तुमने उनका सपना पूरा कर दिया। उसके बाद अगर तुम इंजीनियरिंग करना चाहती हो या नहीं चाहती हो वो तुम्हारी मर्जी है। सर की बात मुझे समझ में तो आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि अगर सर मेरी हेल्प करना चाहते हैं और वो मुझे अपने तरीके से अलग से पढ़ाना चाहते हैं तो मैं उनके पास ट्यूशन लेने के लिए भी जा सकती हूँ। इसलिए मैंने प्रोफेसर से कहा था कि ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए तैयार हूँ। सर ने कहा कि एक्स्ट्रा क्लासेस मेरे घर पर होंगी, इसलिए तुम्हें कल से रेगुलर मेरे घर पर आना है। अगले दिन मैं प्रोफेसर के घर पर एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए चली गई थी। मैं बहुत खुश थी कि जो काम मैं प्रोफेसर से खुद करवाना चाहती थी उसका ऑफर उन्होंने मुझे अपनी तरफ से खुद ही दे दिया था। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं जब प्रोफेसर के घर गई तो मैंने देखा कि प्रोफेसर के घर में कोई भी नहीं था। उनका छोटा सा घर था। मैं अपने ड्राइवर के साथ वहाँ नहीं गई थी, मैं अकेली ही चली गई थी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहती थी कि आपकी बेटी मेहनत कर रही है। मैं उनको ये बात साबित नहीं करना चाहती थी कि प्रोफेसर की वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं।
मैं प्रोफेसर के घर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। मैंने प्रोफेसर से कहा कि सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आपने कहा था कि आपके पास और भी स्टूडेंट क्लासेस लेने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, मगर आज वो नहीं आए हैं। मैंने कहा सर, मैंने सुना है कि आप मैरिड हो, तो फिर आपकी फैमिली कहाँ है? उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली कुछ दिनों के लिए शिमला गई हुई है, कॉलेज की वजह से मैं नहीं जा सका। तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। प्रोफेसर ने दरवाज़ा बंद कर लिया था और मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा था। मैं बैठ गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अनुषा, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और अब हैरानी भरे एक्सप्रेशन देते हुए कहने लगी, सर, किस तरह की डील? तो उन्होंने कहा कि डील ये होगी कि मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ तुम्हें मुझे खुश कर देना है। तुम मुझे खुश करोगी, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मैंने कहा लेकिन मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम पढ़ाई के मामले में कैसी हो, तुम्हारी फैमिली तुमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रात गुजारो। मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स दे दूंगा। मैं उस घटिया इंसान की बात को समझ गई थी, इसीलिए गुस्से से उठी और वहां से आने लगी। तभी प्रोफेसर ने दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। मेरे अलावा तुम्हें कोई भी पास नहीं करवा सकता और तुम्हारे पेरेंट्स से मैं कई बार तुम्हारी शिकायत कर चुका हूँ। इस बार अगर मैंने तुम्हारी शिकायत मिर्च मसाला डालकर उनसे कर दी तो हो सकता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारी शादी कर दें, क्योंकि इस बार तुम्हारी फैमिली का प्लान है कि जब तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो वो तुम्हारी किसी मामूली से इंसान के साथ शादी कर देंगे। आखिर उनकी एक बेटी ऐसी निकलेगी जिसने अपना करियर ही नहीं बनाया, तो बिना करियर बनाए, बिना उनका नाम रोशन करे ही ससुराल को चली गई। इस बात पर मैंने प्रोफेसर को पलटकर देखा था। मैंने कहा, जो आप चाहते हैं ऐसा नहीं होगा। आप मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं। वो कहने लगा, मैं इज्जत के साथ नहीं खेलना चाहता, बल्कि तुम्हारी हेल्प करने के बदले मुझे कुछ तो चाहिए होगा ना। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं 100% तुम्हारे मार्क्स बढ़ा दूंगा, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और मेरे हाथ में ही सब कुछ है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। प्रोफेसर बिल्कुल ठीक कह रहा था। इस दौरान मैंने अपनी फैमिली में सुना हुआ था कि मेरे घर वाले सोच रहे थे कि अगर अपने कोर्स के 6 साल कंप्लीट होने के बाद मैंने कॉलेज में टॉप नहीं किया तो वो लोग मेरी शादी किसी मामूली से इंसान के साथ कर देंगे, और मैं इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी। और फिर मेरे पेरेंट्स भी तो बार बार मेरी इंसल्ट करते रहते थे। मैंने प्रोफेसर से कहा था कि आप सच में मुझे पास करवा दोगे, मेरे मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि हाँ, तुम मेरी बात मान जाओगी तो ऐसा ही होगा। मैं इस तरह प्रोफेसर की बातों में आ गई थी और उसी समय प्रोफेसर मुझे कमरे में ले गया और वहाँ जाने के बाद उसने मेरी इज्जत ख़राब कर दी थी। मार्क्स बढ़ाने के लिए और अपने पेरेंट्स के डर से मैंने ये काम कर लिया था। मुझे उस दिन रोना तो बहुत आया था, मगर मैं क्या कर सकती थी। इस तरह हर दूसरे तीसरे दिन प्रोफेसर मुझे कभी अपने घर बुलाता तो कभी किसी होटल में बुलाता था और वहाँ पर वो मेरी इज्जत के साथ खेलता था। ऐसा सब होने से मैं बहुत परेशान हो रही थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए और एग्ज़ाम्स भी हो गए थे। एग्ज़ाम्स के बाद जब मेरे रिजल्ट के बारे में मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि इस बार तो मेरे मार्क्स पहले से भी कम आए थे। ये सब देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं गुस्से से ही प्रोफेसर के पास गई और उनसे कहा कि आपने तो मुझसे कहा था अगर मैं आपकी बात मान लूँगी तो आप मेरे मार्क्स बढ़ा देंगे, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रोफेसर कहने लगा कि अगली बार से मैं तुम्हारे मार्क्स ज़रूर बढ़ा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे और ज़्यादा खुश करना होगा। मैंने कहा, अब मैं क्या करूं? इतना सब कुछ तो तुम कर चुके हो, क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? वो कहने लगा, अब मुझे पैसों की ज़रूरत है। तुम एक अमीर बाप की बेटी हो, इसलिए तुम्हारे घर में पैसा भी बहुत होगा। मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर तुम ऐसा कर दो तो अगले एग्ज़ाम्स में तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। मैंने कहा, लेकिन प्रोफेसर, आपने तो कहा था कि अगर इस बार मैं आपका कहना मान लूँगी तो आप मेरे मार्क्स बढ़ा दोगे, मेरी मदद करोगे। प्रोफेसर हंसते हुए कहने लगा, इस बार तुम्हारे मार्क्स बढ़ाने का मेरा मूड नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन अगर तुम मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत लाकर दे दोगी तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। अगर मुझे पैसे लाकर देती हो तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, और अगर नहीं लाकर दिए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे मार्क्स के बारे में खुद बताऊंगा।
मुझे इस प्रोफेसर पर बहुत गुस्सा आया था। मैं घर आई तो गहरी सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूं, इसे किस तरह से पैसे दूं। फिर मैंने अपनी डायमंड की रिंग उतारकर उसे दे दी, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए थी। मैं उसे अपने बैंक अकाउंट से निकालकर इतने पैसे नहीं दे सकती थी, क्योंकि इस बारे में मेरे पापा को पता चल जाता तो वो मुझसे सवाल करते कि मैंने इतने ढेर सारे पैसे कहाँ वेस्ट किए। इस तरह वो प्रोफेसर खामोश हो गया था, लेकिन जब उसने अभी भी मेरी इज्जत खराब करना बंद नहीं किया था। फिर मेरे पेरेंट्स को जब मेरे मार्क्स के बारे में पता चला तो मम्मी ने मुझे धमकी दे दी थी कि तुम्हारे पास अपनी पढ़ाई पूरी करने के 2.5 साल हैं। अगर इस दौरान तुमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि मैं एक इंजीनियर नहीं बनना चाहती। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता, मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ, मगर मेरी बात किसी को भी समझ नहीं आती थी। इस दौरान मैं दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन प्रोफेसर मुझे ब्लैकमेल करता था। मैं उसे पैसे दे देकर तंग आ चुकी थी। कभी वो मुझसे 10 लाख रुपए मांगता तो कभी मुझसे 20 लाख रुपए की डिमांड करता था। इतनी बड़ी बड़ी रकम मैं उसे चोरी चुपके दिया करती थी। मेरे पास जितनी भी कीमती चीजें थी वो सब खत्म हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब होती गई। वो प्रोफेसर जब मुझे छूता था तो मुझे घिन महसूस होती थी, क्योंकि ये सब मेरे पेरेंट्स की वजह से हो रहा था। इसलिए मैंने अब अपने घर पर देर से जाना शुरू कर दिया था। कॉलेज से आने के बाद प्रोफेसर मुझे मिलने के लिए बुलाता था, और जब मैं उससे मिलकर आती थी तो मैं पास के ही पार्क में चली जाती थी। वहाँ पर कुछ देर अकेले रहकर मुझे बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था। अब मैं धीरे धीरे इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही थी कि मैं कॉलेज में अपने फ्रेंड से भी कोई बात नहीं करती थी। जब जब प्रोफेसर हमें पढ़ाने के लिए आते थे मेरा शरीर कांपता था। न जाने क्यों मुझे अब इस प्रोफेसर से डर लगने लगा था, क्योंकि हर 10-15 दिन बाद ये मुझे ब्लैकमेल करता था, मुझसे पैसे मांगता था और मेरी इज्जत के साथ खेलता था। मैं इतनी परेशान रहने लगी थी कि मुझे लोगों की मौजूदगी बुरी लगने लगी थी। मुझसे बात करने वाला इंसान मुझे अपना दुश्मन नजर आता था। मैं हर किसी से चिढ़कर बात करती थी। घर पर जाती तो मम्मी हमेशा मुझे यही बात बताया करती थी कि तुम्हारे पापा के सिर्फ एक कॉल की वजह से तुम्हें यहाँ पर एडमिशन मिला, वरना इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए लोग न जाने कितने सोर्स लगाते हैं। मैं अपनी फैमिली की ऐसी बातों से बहुत तंग आ गई थी। कोई ये नहीं सोच रहा था कि मेरी दिमागी हालत कैसी है, मैं किस परेशानी से और किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। मगर प्रोफेसर की सारी डिमांड्स पूरी करने के बाद मुझे ये तसल्ली थी कि अब की बार मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। मुझसे मेरे फ्रेंड्स बार बार पूछते थे कि तुम क्यों परेशान हो, तो मैं उन लोगों को इतने गुस्से में जवाब देती थी कि दोबारा उनकी मुझसे बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स गहरी सोच में पड़े हुए थे कि इस बार मुझे ना जाने क्या हो गया है, मैं उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब से पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कुछ समय गुजरा तो फिर से एग्जाम्स आए। मुझे पता चला कि इस बार भी प्रोफेसर ने मेरे मार्क्स नहीं बढ़ाए। मैं फिर से प्रोफेसर से मिलने गई और इस बार मैंने प्रोफेसर का गिरेबान पकड़ लिया था और उससे कहने लगी थी कि तुम कितने घटिया इंसान हो, आखिर तुम कब तक मुझे बेवकूफ़ बनाते रहोगे। तुम इस बात का फ़ायदा उठा रहे हो कि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ जो चाहे कर लोगे। प्रोफेसर कहने लगा कि तुम नाराज़ नहीं हो, मैं अगली बार तुम्हारे नंबर ज़रूर बढ़ा दूंगा। हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने मुझे पैसे देना बंद किया या फिर तुमने मुझसे मिलने आना बंद किया तो मैं तुम्हें फेल भी कर सकता हूँ, और फिर तुम जानती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ क्या करेंगे। जब वो ये बात कहता था तो मैं सहम कर रह जाती थी। खामोश होने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे फ्रेंड भी मेरे लिए परेशान थे। वो मुझसे कहते थे अगर कोई बात है तो मैं उनको क्यों नहीं बता रही हूँ। मैंने उनको इसलिए कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि मैंने प्रोफेसर की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ये गलती मेरे फ्रेंड्स के सामने आए। लेकिन जब एक दिन मैं इन सारे हालात से तंग आकर कॉलेज में एक तरफ बैठी हुई बहुत रो रही थी, तब मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि अगर तुमने हमें नहीं बताया कि तुम क्यों परेशान हो तो हम तुमसे अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर देंगे। तुम तो हमसे अपनी हर बात शेयर किया करती थी, अब तो तुमने हमसे बात करना भी बंद कर दिया। न जाने तुम्हें क्या हो गया है। उन्होंने मुझसे बहुत तसल्ली के साथ पूछा था और कहा था कि अगर कोई बड़ी परेशानी की बात है तो हम लोगों से जितना हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें सब कुछ बताना होगा। जब उन्होंने मुझे मदद का सहारा दिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और फिर मैंने इमोशनल होकर उनको पूरी बात बता दी थी। मेरी बात सुनकर किसी ने भी मुझे ब्लेम नहीं दिया था, बल्कि सबने यही कहा था
कि उस प्रोफेसर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसकी सारी सच्चाई हमें लोगों के सामने लानी चाहिए। मैंने कहा था कि उसकी सारी सच्चाई सबके सामने कैसे आ सकती है। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे आइडिया दिया। उसने कहा, अनुषा, तुम कब से इतनी बेवकूफ़ हो गई हो? तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, तुम्हें आवाज़ उठानी होगी, तुम्हें इंसाफ लेना होगा, और इस सब में तुम्हारी वही चीज़ मदद कर सकती है जो तुम्हारा पैशन है। मैं अपने दोस्त की बात को समझ नहीं पाई थी। फिर उसने मुझे एक ऐसा प्लान बताया जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। प्रोफेसर हर बार मुझे बेवकूफ़ बना रहा था ताकि मैं उससे मिलती रहूं और उसे पैसे देती रहूं, वो मेरा फ़ायदा उठाता रहे। उसका मकसद यही था कि अगर उसने मेरा काम कर दिया तो फिर मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगी और ना ही उसे पैसे दूंगी। इसलिए वो हर बार मेरे मार्क्स नहीं बढ़ाता था, बल्कि पहले से और ज़्यादा कम कर दिया करता था। अब तो मैंने सोच लिया था कि बात मेरी इज्जत पर आ गई है। अब चाहे जो हो, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कोई भी डिसीजन ले, वो चाहे तो मेरी शादी करवा दें या चाहे तो मुझसे सारे संबंध खत्म कर दें। इंजीनियर बनने के चक्कर में मैंने अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा दिया था। मैं अब हरगिज भी किसी की बात नहीं मानूंगी और प्रोफेसर की सच्चाई लोगों के सामने लाकर रहूंगी। इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड्स के प्लान को सक्सेस करने के लिए और प्रोफेसर को पकड़वाने के लिए वो कदम उठाया था जो मुझे काफ़ी समय पहले उठा लेना चाहिए था। शायद ऐसा करने से मैं इतनी परेशान न होती जितनी हो चुकी थी। इस बार जब उसने मेरे मार्क्स नहीं बढ़ाए तो मैं प्रोफेसर से बात करने के लिए उसके केबिन में गई थी। वहां जाने के बाद मैंने प्रोफेसर से कहा कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपको इसके किए की सज़ा मिलकर रहेगी। मैं अब आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। प्रोफेसर कहने लगा कि बात तो तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि वो लोग तुम्हें अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर देंगे। बता दूंगा कि तुम कॉलेज में पढ़ने नहीं आती, बल्कि लड़कों के साथ अफेयर चलाने आती हो। बल्कि तुमने तो मुझे भी कई बार अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की है ताकि मैं तुम्हारे मार्क्स बढ़ा दूं। मैं तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड जानता हूं। तुम बहुत अमीर हो, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें अपनी बातों में फंसाया। मुझे पता चला था कि तुम्हारी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए तुम्हें फंसाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। मैंने सोचा मैं तुमसे खूब सारे पैसे वसूलूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसके साथ साथ मुझे तुम्हारा फ़ायदा भी उठा लेना चाहिए, क्योंकि मेरी नीयत तुम पर ख़राब हो चुकी थी। ऐसा मैं नहीं बल्कि कॉलेज के काफ़ी सारे प्रोफेसर हैं जो ये काम करते हैं। हम लोगों का अपनी सैलरी से भला नहीं होता, इसलिए हमें पैसे कमाने के लिए और अपना जी भरने के लिए इस तरह के काम करने पड़ते हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या कोई भी गलत कदम उठाने के बारे में सोचा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे तो पेरेंट्स से तुम्हारे अपने नहीं हैं, उनको अपनी बेटी पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आसानी से बदनाम कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस पूरे कॉलेज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा और फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मेरे फ्रेंड्स के साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर के केबिन में आ गए और कुछ लड़कों ने प्रोफेसर का कॉलर पकड़ लिया। उन सबको देखकर प्रोफेसर घबरा गया था और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगा कि तुम लोग मेरे साथ ये कैसी बदतमीजी कर रहे हो? तुम नहीं जानते, मैं तुम लोगों को कॉलेज से रस्टिकेट करा सकता हूँ। मैं खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी, मगर मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब प्रोफेसर के साथ क्या होने वाला है। प्रोफेसर अपनी सारी सच्चाई पूरे कॉलेज के सामने उगल चुका था। मैं हिडन कैमरा अपनी शर्ट के बटन में लगाकर आई थी, जिसको प्रोफेसर नहीं देख सका था, और हम दोनों की बातों के दौरान उसने अपनी सारी सच्चाई अपने मुंह से बयान की थी। ये कैमरा कॉलेज कैंपस में लगे हुए सारे ही एलईडी से कनेक्ट था, इसीलिए कॉलेज के सारे स्टूडेंट और प्रोफेसर उसकी ये वीडियो लाइव देख रहे थे और इस तरह प्रोफेसर की बहुत बदनामी हुई थी। स्टूडेंट प्रोफेसर को खसेड़ते हुए कैंपस तक ले आए थे और वहां लाने के बाद उन्होंने प्रोफेसर की खूब धुलाई की, क्योंकि ऐसे प्रोफेसर जो स्टूडेंट्स की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में वो उनके साथ गलत करते हैं। प्रोफेसर ने अपने बयान में कॉलेज के कुछ ऐसे दूसरे प्रोफेसर्स का भी नाम ले दिया था जो स्टूडेंट के साथ उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर गलत करते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने भी सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी कि उनके कॉलेज में ये सब क्या हो रहा है। टीचर्स पढ़ाई के बहाने स्टूडेंट्स के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस प्रोफेसर को सारे ही स्टूडेंट्स ने इतना मारा था कि उसकी हालत ख़राब हो गई थी और प्रिंसिपल ने भी पुलिस को कॉल कर दी थी। पुलिस आई और पुलिस को सारी बात बताई गई और पुलिस ने वो वीडियो भी देखा जिसमें प्रोफेसर अपनी सारी सच्चाई उगल रहा था। इसके बेस पर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और मुकदमा चलने लगा था।
ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। यहाँ तक कि ये खबर मेरे घर पर भी चली गई थी। मेरे घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन लोगों ने मुझसे फिक्र जतानी जाहिर कर दी थी। हालांकि मेरे पापा ने उस प्रोफेसर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई थी। कॉलेज के बाकी सारे उन प्रोफेसर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया था जो पहले से ही ये काम कर रहे थे, और कॉलेज के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। अब कॉलेज में ईमानदार स्टाफ की अरेंजमेंट की जाने लगी। मेरे पेरेंट्स जो कि पहले मुझ पर गुस्सा करते थे, इस हादसे के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा कदम सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से उठाया था। हमारी बेटी कितनी तकलीफ से गुजर रही थी और उसने हमें भनक तक नहीं होने दी, खुद ही सब कुछ झेलती रही। उन्होंने मुझसे पूछा कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हम तुम्हारी मदद कर देते। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था कि मुझे आप लोगों की मदद की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। अगर मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहती तो आप लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे इंजीनियर बनाने के लिए कभी मेरी शिकायत प्रोफेसर से सुनी तो कभी मेरी शिकायत प्रोफेसर को लगाई। प्रोफेसर ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। उसने सोचा कि इसके फैमिली वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं तो मैं इसका भी फ़ायदा उठा लेता हूँ। आपने ये नहीं सोचा कि आपकी बेटी क्या चाहती है। हमेशा आप लोगों ने अपने बारे में, अपनी रेपुटेशन के बारे में ही सोचा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। मैंने सोच लिया था कि मैं अपना घर परिवार छोड़कर जा रही हूँ। मेरे घर वाले मेरी बात सुनकर दंग रह गए थे। उन्हें लगता था कि मैं इस बार भी उनकी बातों में आ जाऊंगी, मगर अब मेरा दिल उन लोगों से बोर हो चुका था। मैं उन लोगों के साथ अब और नहीं रह सकती थी जो मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हों। उनकी वजह से तो इतना सब कुछ हो गया था। मैं अपने फ्रेंड्स की आज भी इतनी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, जिन्होंने प्लानिंग के मुताबिक इस प्रोफेसर को पकड़वा लिया था। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? कहते हैं ना कि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। मैंने अपने सामान की पैकिंग करना शुरू कर दी थी और मैं घर छोड़कर जा रही थी। मुझे लगा था कि मैंने अपने पेरेंट्स का इंजीनियर बनने का सपना पूरा नहीं किया, इसलिए वो लोग गुस्सा होंगे और मुझे मेरे घर से जाने देंगे। लेकिन उन लोगों के दिल में इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी बेटी कितनी तकलीफ से गुजर रही थी और वो प्रोफेसर ना जाने कितने समय से उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसा सिर्फ उनकी वजह से हुआ था। मेरे पेरेंट्स और मेरे भाइयों को इस बात का एहसास हुआ तो उन लोगों ने मुझसे माफ़ी मांगी थी, मगर मैं उन लोगों को माफ़ करने वाली नहीं थी। लेकिन जब मेरी मम्मी ने मुझे अपनी ममता का वास्ता दिया तो फिर मुझे उनको माफ़ करना पड़ गया था। उनको लगता था कि अगर मैं घर से चली गई तो मेरे साथ इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ बुरा हो चुका है। और जब लोगों को ये पता चलेगा कि बेटी घर से बेघर हो गई तो लोग और ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। मेरे पेरेंट्स को पुलिस ने भी इस बात का एहसास दिलाया था कि अगर आप लोग अपनी बेटी का साथ देते, अगर अपनी बेटी की खुशी में खुश रहते, तो शायद आपकी बेटी प्रोफेसर की बातों में ना आती। मेरे पेरेंट्स ने अपनी सोच बदल ली। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने समझ लिया था कि अगर कोई बच्चा अपनी मर्जी के मुताबिक कोई काम करता है तो उसे करने देना चाहिए। हमें उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो भी काम करता है वो अपने दिल से करता है, और अगर किसी काम को करने के लिए उसका दिल ही ना माने तो फिर वो काम कभी भी सक्सेस नहीं बैठता। आज इस बात को काफ़ी समय हो गया, पर आज मैं एक कामयाब फोटोग्राफर हूँ। उस हादसे के बाद से मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पर किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं की और फिर वो लोग मुझसे प्यार भी करने लगे। मेरी वजह से हमारे कॉलेज के ऐसे प्रोफेसर की हकीकत भी सामने आ गई थी जो ना जाने कब से स्टूडेंट्स के साथ गलत कर रहे थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो उनकी हैरेसमेंट का शिकार हो रहे थे। जब मेरा केस खुलकर आया तो उन लोगों ने भी अपने बयान दिए थे। हमारे कॉलेज की बदनामी तो बहुत हुई थी, लेकिन इस बदनामी को दूर करने के लिए कॉलेज को रिन्यू कर दिया गया था और फिर वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होता चला गया। फिर मेरे पेरेंट्स ने खुद ही मुझे फोटोग्राफी का कोर्स करवाया और आज मैं एक बड़ी और काबिल फोटोग्राफर हूँ। शहर में मेरा नाम है। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं कोई ऐसा वैसा काम करूँगी जिससे उनका नाम नहीं होगा, लेकिन फोटोग्राफर बनने से भी मेरा काफ़ी नाम है और मेरे पेरेंट्स मुझ पर गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।